हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों कुल 30 प्रश्न के बारे में आज की क्लास में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। इसीलिए आप वीडियो को मिस न करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे ताकि आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, ये हमारा 32 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि इसे जो भी क्लास है दोस्तों, इससे पहले का क्लास आप एक बार जरूर से जरूर देख लें ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास का आप क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। बताइए दोस्तों, बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल दोस्तों 90 से 110 के मध्य है यानी बीच है, वह क्या है दोस्तों? ए में दे दिया है सामान्य बुद्धि है, या फिर दोस्तों बी में है प्रखर बुद्धि है, सी में दोस्तों उत्कृष्ट बुद्धि है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है प्रतिभाशाली बुद्धि है। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है दोस्तों, तो वह क्या है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा? बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है दोस्तों, 90 से 110 के बीच है, तो वह क्या है दोस्तों? तो सामान्य बुद्धि है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें। तो दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? बताइए दोस्तों, बच्चे के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है उस अधिनियम का कितने वर्ष के बीच के लिए दोस्तों बच्चे के लिए लागू है दोस्तों? कितने वर्ष के बच्चे के लिए? ए में दे दिया है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, या फिर दोस्तों बी में है 7 से 13 वर्ष के बच्चे के लिए, सी में दोस्तों 5 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? 6 से 14 वर्ष तक दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष तक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है। बताइए दोस्तों, इनमें से सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए में दे दिया दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सॉरी। ए में क्या है दोस्तों? हमारा मनोविश्लेषण विधि। बी में है तुलनात्मक विधि, सी में है दोस्तों विकासीय विधि, डी में है सांख्यिकी विधि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की दोस्तों सर्वाधिक इनमें से कौन सी है दोस्तों जो अच्छी विधि है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विकासीय विधि। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विकासीय विधि हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन नहीं है? गार्डनर ने 7 वृद्धि बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है दोस्तों, इनमें से कौन सा जो नहीं है यही हम लोगों को बताना है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए में दे दिया है स्थान संबंधी बुद्धि, या फिर दोस्तों बी में है भावात्मक बुद्धि, सी में है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर डी में है भाषात्मक बुद्धि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन जो है दोस्तों नहीं है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा?
गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि नहीं है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। बताइए दोस्तों उस बच्चे की आईक्यू लेवल क्या होगी। ए में दे दिया है 125, बी में है दोस्तों 80, सी में है 120, डी में है 100। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु दोस्तों 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि मीन्स आईक्यू दोस्तों कितनी होगी, बताइए। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, सॉरी आईक्यू कितनी होगी दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, 125 दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। 125 आईक्यू होगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही बार दोस्तों हम इस प्रश्न का जवाब पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा दोस्तों, बी एन झा ने, स्किनर ने, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है डेविस ने, डी में वुडवर्थ ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है दोस्तों, यह किसने कहा, तो यह कथन किसका है दोस्तों, स्किनर का है दोस्तों। यह किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक जरूर से जरूर बने रहिए दोस्तों, ताकि आपकी नजरों से एक भी प्रश्न न छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसीलिए आप प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को जरूर से ज्वाइन किया कीजिए दोस्तों, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए, और अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से क्वालिफाई हो सके। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न भी है, सोचने समझने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए सोचकर क्या होगा हमारा इनमें से सही उत्तर। ए में दे दिया है 3 वर्ष में, बी में दोस्तों 4 वर्ष में, सी में है 5 वर्ष में, डी में दोस्तों 6 वर्ष में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 वर्ष में, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष में। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों एलेक्सिया है। बताइए दोस्तों एलेक्सिया क्या है। ए में दे दिया है पढ़ने की अक्षमता, या फिर दोस्तों बी में है लिखने की अक्षमता, सी में है सीखने की अक्षमता, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है सुनने की अक्षमता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एलेक्सिया है, क्या है दोस्तों एलेक्सिया, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों एलेक्सिया है, क्या है, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पढ़ने की अक्षमता है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो दोस्तों किस आयु अवधि तक मानी जाती है, बताइए। ए में दे दिया है जन्म से 2 वर्ष, बी में दोस्तों 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, डी में है 11 से 15 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है दोस्तों, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 से 15 वर्ष की अवधि तक मानी जाती है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बताइए दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का दोस्तों समय लगता है? तो ए में दे दिया है दोस्तों, ऑप्शन देखिएगा 150 दिन, बी में है दोस्तों 280 दिन, सी में है 390 दिन, या फिर दोस्तों 460। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन का समय लगता है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में 150 दोस्तों, सॉरी 280 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा 280 दिन। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, जो कि दोस्तों थोड़ा लॉन्ग है, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? बताइए दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है दोस्तों, निम्न में से? तो बताइए। ए में दे दिया है, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन में दे दिया दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बी में दोस्तों दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण की योग्यता, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सी में है संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दोस्तों तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होगी दोस्तों, इनमें से बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, यही विशेषता होगी दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 9 से 10 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 9 से 10 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। ए में दे दिया है दोस्तों तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में है शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है एक अवधारण को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 9 से 10 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही उत्तर है शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है डॉट 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ए में दे दिया दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, बताइए डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा दोस्तों। बी में दे दिया है जीन पियाजे, सी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा लेव वाइगोटस्की, डी में दोस्तों अल्बर्ट बेंडूरा। तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए किसके अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना
आवश्यक है दोस्तों, तो बताइए किसके अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों लेव वाइगुटस्की के अनुसार दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। लेव वाइगुटस्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। हमारा डॉट डॉट की जगह पे हमारा इसका उत्तर है दोस्तों लेव वाइगुटस्की। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है दोस्तों। बताइए किस अवधि में विकसित होता है। ए में दे दिया दोस्तों संवेदी चालक अवस्था में, बी में दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर दोस्तों सी में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है समवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि। बताइए दोस्तों समवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि क्या है दोस्तों। ए में दे दिया है बच्चों के लिए और बच्चों द्वारा स्नेह का भाव, बी में है दोस्तों मानव के प्रति सेवा भाव, सी में एक सुरक्षित आर्थिक लाभ, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है बच्चों के विकास में योगदान की भावना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। समवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि निम्न में से क्या है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों समवतः अध्यापन में सबसे बड़ी संतुष्टि बच्चों के विकास में योगदान की भावना है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि माध्यम के रूप में केवल स्थूल अनुभव ही विश्वसनीय है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है बच्चों को समाज की आवश्यकताओं और ध्येयों के अनुकूल ढलना चाहिए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है बच्चों की शिक्षक उसके उद्देश्यों आवश्यकताओं तथा अभिरुचियों के अनुकूल है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है शैक्षिक सक्षमता ही मुख्य भूमिका में होनी चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि दोस्तों, बताइए इनमें से हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो हमारा इनमें से सही उत्तर दोस्तों सी ऑप्शन, शिक्षा की आधुनिक अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि बच्चों की शिक्षा उसके उद्देश्यों आवश्यकताओं तथा भी रुचियों के अनुकूल है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। MLL मीन्स दोस्तों न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, बताइए दोस्तों, जिसकी मान्यता है कि किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों बी में जिसकी मान्यता है कि सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते हैं, सी में दोस्तों यदि भली भांति परिभाषित किए जाएं तो उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। MLL मूल रूप से एक ऐसा उपागम है दोस्तों जिसकी मान्यता है कि, बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से, जिसकी मान्यता है कि किसी कार्य को सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किशोरों की स्व पहचान से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं हो सकता। बताइए दोस्तों, ए में दे दिया है उच्च उपलब्धि की आवश्यकता, बी में है पहचाने जाने की आवश्यकता, या फिर दोस्तों सी में है संबंधित होने की आवश्यकता, डी में है उपयुक्त
सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किशोरों की स्व पहचान से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं हो सकता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी दोस्तों। हमारा ए, बी, सी हमारा तीनों सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। कक्षा में एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक मीन्स निर्धारक क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों। कक्षा में एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक यानी निर्धारक क्या होना चाहिए दोस्तों। ए में दे दिया है अध्यापक, या फिर दोस्तों बी में अध्यापक और विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, सी में दोस्तों कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता, डी में दोस्तों विषय की प्रवीणता। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कक्षा में एक अच्छी चर्चा के लिए दोस्तों मूल द्योतक निम्न में से क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता, दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। कक्षा में एक अच्छी चर्चा का मूल द्योतक कक्षा के प्रयोजन और अभिरुचि की एकता होना चाहिए, दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है, इसलिए। या फिर दोस्तों बी में दे दिया है क्योंकि इससे अध्यापकों को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है, इसलिए। या फिर दोस्तों सी में दे दिया है इससे अध्यापकों को यह जानने में सहायता मिलती है कि अध्येता किन किन रूपों में सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है क्योंकि इससे कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि इससे अध्यापकों को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है, इसलिए दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा भी प्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, बताइए दोस्तों। उसे क्या कहा जाता है, सामाजिककरण कहा जाता है, या फिर दोस्तों समावेशन कहा जाता है, मुख्य धारा से जुड़ना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है विभेदीकरण कहा जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्यों तथा भी प्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, दोस्तों उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम सामाजिककरण कहेंगे, दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसे हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर इनमें से क्या है, तो ए ऑप्शन सामाजिककरण कहा जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है, बताइए दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्तों, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया है केवल संरचनात्मक आकलन शामिल है, बी में दोस्तों केवल संकलनात्मक आकलन, या फिर सी में है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक आकलन, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्तों, इनमें से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों डी ऑप्शन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना शामिल है, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताइए दोस्तों, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन है दोस्तों, कौन सा है जो सही है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए में दे दिया है वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, यह कथन सही है। या फिर दोस्तों सी में है मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, ये कथन सही है। या फिर दोस्तों डी में दे दिया आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यह कथन सही है। तो इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए निम्न में से कौन सा कथन है जो दोस्तों सही है? तो इनमें से हमारा इसका सही है जो दोस्तों इनमें से कथन, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों। बताइए इनमें से हमारा क्या होगा? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यह कथन जो है दोस्तों हमारा सही कथन है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में एक विद्यार्थी के द्वारा की ज्ञान की संरचना की जाती है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है एक प्रगतिशील कक्षा में। बताइए दोस्तों निम्न में से हमारा क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में बी में है दोस्तों विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, या फिर दोस्तों डी में है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए एक प्रगतिशील कक्षा में, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? एक प्रगतिशील कक्षा में दोस्तों एक विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, दोस्तों हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब आप बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर बताइए। तो ए में दे दिया दोस्तों, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है बच्चों को अपाहित बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? यदि आप दोस्तों शिक्षक है या शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का दोस्तों जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को दोस्तों यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबंधित कर सकता है? बताइए दोस्तों किससे संबोधित कर सकता है? संबोधित है, ठीक है दोस्तों, संबोधित कर सकता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? एक बार फिर से प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता
वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? दोस्तों बताइए किनमें से संबोधित कर सकता है? दोस्तों ए में दे दिया है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के साथ सख्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के साथ सख्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करने से बता सकता है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से बता सकता है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है, आप क्या करना उचित समझेंगे दोस्तों बताइए। किसी विशेष दिन में दोस्तों जब बारिश हो रही है, आपके स्टूडेंट पढ़ने के मूड में नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों बताइए। निम्न में से आप क्या कार्य करेंगे। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उन्हें कहेंगे कि पुस्तकालय चले जाएं, या फिर दोस्तों बी में है पिछले पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, या फिर दोस्तों सी में है किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है श्रुत लेख करवाना। तो बताइए दोस्तों निम्न में से आप क्या कार्य करेंगे। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। किसी विशेष दिन जब वर्षा हो रही है, आपके विद्यार्थी पढ़ने के मूड में नहीं है दोस्तों, तो आप निम्न में से क्या करेंगे दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करेंगे दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या है, किसी विषय पर प्रश्नोत्तरी की व्यवस्था करना, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी, बताइए दोस्तों। शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि किसे होगी दोस्तों। ए में दे दिया है पिछड़ा बालक को हानि होगी, या फिर दोस्तों बी में है लड़की को, सी में है सामान्य बच्चे को, या फिर दोस्तों डी में है प्रतिभाशाली बालक को। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से कॉमन स्कूल प्रणाली में सर्वाधिक हानि पिछड़ा बालक को होगी दोस्तों, पिछड़े बालक की होगी। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है दोस्तों। ए में दे दिया है स्मरण, बी में दोस्तों सामान्यकरण, या फिर दोस्तों सी में है अवबोधन क्षेत्र में, या फिर दोस्तों डी में है आदतों का निर्माण। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से आदतों का निर्माण क्षेत्र में दोस्तों, आदतों के निर्माण के क्षेत्र में अधिकतम अधिगम अंतरण संभव है दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कक्षा में
सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ए में दे दिया दोस्तों बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ावा देना, या फिर दोस्तों बी में है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, या फिर दोस्तों सी में है निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों डी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आज का क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें दोस्तों। लोग अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहते दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।